स्टूडेंट, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सामने अब लेकर आया हूँ कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है और संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कैसे लाया जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर पार्ट नंबर 30 में जो फिजिक्स का 11th पार्ट नंबर 30 है, उस पार्ट नंबर 30 मैंने आपको बताया है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। साथ ही साथ उसे मैंने प्रूव भी किया है। जिसने वीडियो ना देखा हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर DC राठौर के नाम से YouTube चैनल, और जिसमें आप आसानी से टाइप कर सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम, और वो आपको प्रूव भी किया हुआ है। आज मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से न्यूटन के गति का तृतीय नियम लाना है। अब हम देखेंगे कि तृतीय नियम हम कैसे लाते हैं। बहुत आसान। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले संवेग संरक्षण का नियम है। तो आप जानते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। यानी यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास दो पिंड हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं हमारे पास दो पिंड हैं, हमारे पास एक निकाय है जो दो अलग अलग कणों से मिलकर बना है, और इन कणों के द्रव्यमान है m1 m2। इन कणों के जो द्रव्यमान है वो क्या है, m1 m2 है, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इससे संबंधित संवेग p1 है और इससे संबंधित संवेग p2 है, और संवेग संरक्षण के नियम से लाना है हमको न्यूटन के गति का तृतीय नियम। इसका मतलब ये हुआ कि संवेग संरक्षण के नियम लेके चलेंगे। चलिए यहां लेकर आएंगे हम संवेग संरक्षण के नियम से। तो हम ये जानते हैं कि संवेग संरक्षण का मतलब ये है कि दोनों का जो टोटल संवेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि परिवर्तन नहीं है तो डेल p1 प्लस p2 को मैं क्या मानूंगा, जीरो मानूंगा। अब हम यहाँ लेकर चलते हैं, ये भी हम कर सकते हैं कि डेल p1 प्लस डेल p2 इज इक्वल टू जीरो, या हम लिख सकते हैं डेल p1 इज इक्वल टू डेल p2, ठीक है। और अब हम चाहें तो दोनों पक्षों में माइनस डेल p1 अपान डेल 2 इज इक्वल टू माइनस डेल p2 अपान डेल t। ये हम अभी फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर रख देते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा एक बात को समझते हैं। आपने पढ़ा है कि संवेग जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। तो हम यहाँ निकालेंगे न्यूटन की गति के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। आप जानते हैं कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बल के बराबर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब चूंकि यहाँ दो का है तो पहला दूसरे पे बल लगाएगा, दूसरा पहले पे लगाएगा। अच्छा, एक मिनट समझिए, यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल p1 अपान डेल t, इसका क्या मतलब होगा बोलिए। तो p1 है तो p1 किसका संवेग था, पहले कण का। तो मान लीजिए कि ये आपका पहला कण है और ये जो है वो दूसरा कण है, ये पहला और ये दूसरा। पहले कण के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब बल किस पे लग रहा है, पहले पे लग रहा है। तो लगा कौन रहा होगा, दूसरा वाला। चलिए ये इसको फोर्स लगा, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ F पहले पे लगा, दूसरे के बाद। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया, दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल, ठीक। ये हुआ डेल p1 अपान डेल t के हिसाब से। इसी तरीके से अब हम एक काम करते हैं, पुनः हम किसके लिए कर सकते हैं बताइए तो जरा। यदि हम लेकर चले डेल p2 अपान डेल t, तो लेकर चलेंगे हम यहाँ f। अब p2 है, देखो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है आपको। यहाँ पे p2 है मतलब दूसरे के संवेग में परिवर्तन है।
यानी बल किस पे लगा? दूसरे पे। तो लगाया किसने होगा? पहले वाले ने। तो अब ये पहले वाले ने इस पे बल लगाया होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? दूसरे पे बल लगाया किसके द्वारा? पहले के द्वारा। तो इस तरीके से डेल P1 अपॉन डेल T इसकी जो वैल्यू है आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण में, हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। आप देखिए डेल P1 अपॉन की वैल्यू कितनी है? F1, और जबकि आप देखें डेल P2 अपॉन डेल T ये F21, और ये माइनस है ही, इस पे फोकस करना, माइनस है आपके पास, माइनस F2। तो आप बात को समझें, आपने देखा कि F1 और F12 का मतलब है दूसरे कण के द्वारा पहले पे बल लग रहा। मान लो ये क्रिया है, तो ये क्या है बताओ? पहले के द्वारा दूसरे पे, ये प्रतिक्रिया है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो हमने यहाँ प्रूफ किया कि सममित संरक्षण के नियम से कैसे न्यूटन के गति के तृतीय नियम को लाया जाए। फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद राठौर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक रोलर है, उसको ढकेलने के बजाय खींचना ज़्यादा आसान होता है। तो हम मैथमेटिकल रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी इस बात को हम देखेंगे कि आपके पास एक रोलर है, दो कंडीशन है, उसे गति में लाना है, लेकिन एक तरीका है उसे ढकेलना और दूसरा तरीका है उसे खींचना। तो हम ये देखेंगे कि ढकेलने या खींचते समय क्या सिचुएशन ऐसी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान है क्यों। अब देखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम यहाँ एक रोलर बना, ये रोलर, ठीक। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसे यहाँ से, ठीक है, एक बल लगा रहा हूँ और मैं इसे अब ढकेल रहा हूँ। यानी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से इसको ढकेलने। क्या होने वाला है, हम पहले सिचुएशन को समझते हैं। और दूसरी कंडीशन है, आपके पास एक रोलर है, ढकेल नहीं रहे हो, आप इसे क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। यहाँ खींचना, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हो। एक कंडीशन में आप ढकेल रहे हैं, दूसरा खींच रहे हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पर एक F बल लगाया और यहाँ भी F बल लगाया, तो आप देखेंगे कि इन बल के दो घटक टूटेंगे, और दो घटक कौन से टूटेंगे? देखिए, ये यदि मान के चलिए ये क्षैतिज से यहाँ थीटा कोण बनता है, तो ये जो बल होगा वो होगा F cos थीटा, जबकि नीचे की ओर जो बल लगेगा निश्चित रूप से F sin थीटा, F cos थीटा और F sin थीटा, ये दो बल इस पर क्रियाशील, ये हम समझते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है इसका जो भार होगा, इसका जो भार है नीचे की ओर, वो भार क्या है? mg, जो कि अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर है, ये तो हम जानते हैं। mg बल लगेगा। और यहाँ की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी इस बल के क्या होते हैं? एक्चुअली यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर दो घटक इसके भी टूट जाते, दो घटक। फिर यहाँ होता आपका क्या? F cos थीटा, और ऊपर की ओर हो जाता F sin। तो यहाँ सिस्टम को अपने को ये समझना है कि यहाँ पर जो भार है उसका भार mg, जो कि r के बराबर होता, ये इसकी दिशा क्या होती? नीचे की ओर। तो फाइनली दोनों सिचुएशन में पहले घटक तोड़ने पर इसमें ध्यान रखना, परिणामी बल नीचे की ओर कितना होगा आप देखेंगे। ये देखिए, एक ये बल है और ये बल दोनों लग रहे हैं। इसका मतलब आप लिख सकते हैं mg प्लस F sin, ये बाहर जाता है, और जो F cos थीटा है वो इसको गति दे रहा है, ठीक है, आप समझें।
लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इस बात को समझो, mg तो नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन ये जो घटक f sin थीटा है उसके दिशा ऊपर की ओर है, तो फाइनली नीचे की ओर क्या बनेगा, परिणामी बल किस दिशा में, नीचे की ओर। क्या लगेगा आप देखते हैं गौर से, ये r है, इसमें से वास्तव में f sin थीटा क्या होगा, तो आप देखो f या इसको आप mg भी कह सकते हैं, कोई तकलीफ का मैटर नहीं है यहाँ पे। तो mg sin थीटा ये क्या हो गया बोलो, अधिक है, और ये क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, ये भार बढ़ा देगा, भार बढ़ा देगा, और ये भार क्या कर देगा, भार कम कर देगा। अब चूंकि खींचने के लिए f cos थीटा यहाँ भी यूज हो रहा है और f cos थीटा यहाँ भी, तो कहने का मतलब है कि जब हम धकेलते हैं तो जो f sin थीटा वाला घटक है वो भार की दिशा में नीचे की ओर होता है, जिससे कि रोलर का जो भार होता है वो mg प्लस f sin थीटा होगा जो बढ़ जाता है, और भार बढ़ जाएगा तो उसे फिर बल ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब इसको धकेलते समय हमें बल ज़्यादा लगेगा। जबकि जब हम किसी को खींचते हैं तो रोलर को खींचते समय यहाँ पर भार तो वही होगा w mg, लेकिन जो f sin थीटा घटक है ये विपरीत दिशा में ऊपर की ओर होता है, जिससे कि जो परिणामी बल नीचे की ओर लगना चाहिए वो इस भार में ये f sin थीटा घटेगा, और घटेगा तो वो कम होगा तो हल्का होगा तो खींचने में जो बल है हमें वो कम लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात मेरी आपको समझ आ गई है। थैंक्स।